नमस्कार, मैं हूं अजय। बैंक के बाहर लंबी कतारें, रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे की किल्लत की शिकायत करते लोग, विपक्षी दलों का सरकार पर हमला और अपने बचाव में सरकार की काले धन से जंग की दलीलें। पिछले 7 दिन से यही तस्वीर देश के सामने है, जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं। सवाल है कि कई लोग इस फैसले को सही ठहराते हैं तो कई लोग नाखुश भी हैं। और लेकिन एक बात जो सबके जहन में है, चाहे वो कतार में खड़े हो या फिर आम आदमी हो, कोई भी हो, कि इन फैसलों का मतलब क्या। तो इसीलिए जो सवाल अब तक उठे हैं लोगों के जहन में, 7 दिन में हम 7 वो अहम सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। तलाशेंगे इनके जवाब कि आखिर ये नोटबंदी क्यों और इनके क्या क्या मायने। सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। आठ नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 7 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट को बंद कर नए नोट लाने का ऐलान किया। इसके साथ ही शुरू हो गया आम लोगों की मुसीबत का सिलसिला, जो अब तक थम नहीं पाया है। सरकार जल्द सब ठीक होने का दावा कर रही है, लेकिन कैश निकालने या बदलने के लिए लंबी लाइनों में लगे लोगों के मन में कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। 2000 के नोट लाने का मकसद क्या है? प्रधानमंत्री ने काले धन पर लगाम लगाने की बात कहकर बड़े नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन 2000 के नोट को बाजार में उतारने पर सवाल उठने लगे। यदि ब्लैक मनी बड़े नोटों से बढ़ रही थी तो फिर 2000 के नोट से कैसे उस पर लगाम लगेगी? क्या नोटबंदी से काले धन पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी? नोट बंद करने से लोगों के पास जमा काला धन तो खत्म हो गया, लेकिन क्या काले धन पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? नोटबंदी के बावजूद लोग अपने काले धन को कई तरीके से खपाने में लग गए हैं। सोना खरीदने से लेकर मजदूर के जरिए बैंक में नोट बदलवा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या नए नोट बाजार में पूरी तरीके से आने के बाद फिर से काला धन इकट्ठा नहीं हो जाएगा? और क्या 2000 के नोट से काला धन इकट्ठा करने में पहले से ज्यादा आसानी नहीं होगी? क्या नोटबंदी से पहले सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की थी? हर बैंक और हर एटीएम के बाहर लोग लाइनों में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। रोजमर्रा के काम छोड़कर लोगों के कई घंटे पैसे पाने की जद्दोजहद में बीत रहे हैं। सवाल यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन से पहले क्या सरकार ने जरूरी तैयारी नहीं की? क्या सरकार नोटबंदी से पैदा होने वाले हालात का सही पूर्वानुमान नहीं लगा पाई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और भी सवाल हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो पहले इस रिपोर्ट में आप सवाल देख रहे थे, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री रहीस सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीस साहब हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो सबसे पहला सवाल सबके मन में आ रहा है, इसका अर्थशास्त्री के नजरिए से क्या मतलब है कि आप 500 और 1000 के नोट को बंद कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर माना जाता है ब्लैक मनी 500 और 1000 यानी कि बड़े नोटों की शक्ल में रखते हैं लोग, ताकि उसका वॉल्यूम कम हो, मगर बदले में 2000 रुपए का नोट ला देते हैं, तो फिर तो और आसान हो गया एक्यूमुलेट करना फ्यूचर में। इसका क्या मतलब है? क्यों लाया गया है ऐसे वक्त में 2000 रुपए के नोट? अजय जी, हमारी समझ से ये पहले से ही एक तैयारी चल रही थी कि नए नोट छापे जाएंगे और बड़ा नोट आने की तैयारी में थे। जिस तरह से आप देखिए, आरबीआई जो है वो टेंडर कई बार टेंडर निकाली थी कि उसे प्रिंटिंग वो चाहिए। तो मेरी समझ से नोट तो पहले से लाना था। अगर ये दावा किया जा रहा है कि 2000 का नोट 5000 और 500 एंड 1000 के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर है, तो ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि अगर 1000 का नोट इस तरह से करप्टिबिलिटी को बढ़ा सकता है, काले धन के संचय को बढ़ा सकता है, तो 2000 का मेरी समझ से, ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन और अध्ययन है, ज़्यादा बढ़ाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विराम
लगने वाला नहीं है। हाँ, अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती हैं और बाजार अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो इस बात की आवश्यकता होती है, खास करके इस इन्फ्लेशन के दौर में, कि बड़े नोट रखे जाएं ताकि उसका बर्डन यानी इजी गोइंग हो या उसका परिवहन आसान हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो। लेकिन इससे अगर ये कहा जाता है कि किसी प्रकार से काला धन रुक जाएगा या उसका सर्कुलेशन रुक जाएगा तो मेरी समझ से और ज़्यादा बढ़ेगा। कोई रुकने का हमें इसमें संभावना तो मतलब कि 2000 के नोट पे पर्टिकुलर। तो 2000 के नोट को इस वक्त में लाने पर जो सवाल विपक्ष ने भी उठाया है और लोगों के जहन में भी सवाल है, तो आप ये बता रहे हैं कि इससे लोगों के मन में आशंका ये है कि आप 500,000 का बंद करके 2000 का नोट ला रहे हैं तो और आसान हो गया। किसी को घूस देने जाना होगा तो वो पहले जो 1000 नोट लेके जाता था उसके बदले 500 नोट में ही उसका काम चल जाएगा, उतने ही पैसे देने होंगे अगर उसको तो इससे और बढ़ेगा भ्रष्टाचार। आप क्या मानते हैं? ये नहीं, मेरी समझ से बढ़ेगा अजय जी, मेरी समझ से बढ़ेगा। 2000 का नोट जो है वो इसको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। उसका कारण है जैसे कि अभी आपने जैसा कहा कि 2000 नोट का लेकर के वो जाएगा। अभी तक तो व्यक्ति होता था कि मेरे पास तो फिर क्यों लाया गया ऊपर का है ही नहीं। तो एक तरफ सरकार कह रही है हम काले धन से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े नोट ला रही है, मतलब इसका मतलब क्या समझ में आता है फिर? नहीं अजय जी, ये तो पहले से ही एक तैयारी थी 2000 के नोट आने की, जितना कि मुझे मालूम है। अगर उसको वो काला धन रोकने के प्रतिपक्ष में एक बैरिकेटिंग के रूप में या डिफेंसिव वाल के रूप में यूज कर रही तो वो गलत इंटरप्रिटेशन है। 2000 का नोट किसी भी तरह से इसको रोकने वाला नहीं है और सरकार अगर इंटरप्रेट करती है तो गलत कर रही है, मेरी समझ से। जी, अगला सवाल इसी से पैदा होता है कि क्या इस नोटबंदी से जो सरकार दावा कर रही है, जो कह रही है कि काले धन का खात्मा हो जाएगा देश से, खात्मा हो गया है देश से, क्या यह सही है? क्या पूरी तरह से काले धन को सरकार खत्म करने में कामयाब होगी नोटबंदी के कदम से? देखिए अजय जी, जो काला धन है, पहली बात तो ये कि सरकार ये किसी को बता पाती पहले श्वेत पत्र जारी करके कि देश में कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में और किसके किसके पास काला धन है, और स्ट्राइक टारगेटेड होती उन्हीं लोगों पर, तब तो आप कह सकते थे कि इससे काला धन खत्म हो गया। कार्रवाई अनटारगेटेड है और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितना और कितने लोगों के पास देश के अंदर एग्जैक्टली काला धन है, तो इसलिए ये आर्गूमेंट उतना सही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप देखें कि काला धन इससे कोई रिकवर होकर के बाहर नहीं आ रहा है, जो जिस रूप में जितना बदल सकते हैं बदलेंगे, वो काला धन जो अंदर है वो अंदर मर जाएगा। यानी इकोनॉमी का वो सेगमेंट जो करप्शन के माध्यम से लीक हुआ था और किन्हीं लोगों के घरों में, बोरों में या तिजोरियों में जो गया, वो वहीं मर गया। तो कितना मरा है यह भी अभी सरकार के पास इस पर श्वेत पत्र नहीं होगा कि इतना धन मर गया। तो इसमें तो रईस सिंह साहब, दोनों चीज एक बात जो लोग कह रहे हैं जानकार कि सरकार को पता है कि कितने 500 और 1000 के अब तक के चलन वाले नोट जो थे वो मार्केट में थे नोट, वो अब सभी नोटों को लौटना है अब, क्योंकि नए नोट से तब्दीली होनी है, क्योंकि वो नोट तो अब चलेंगे, बाजार में चलना नहीं है। तो जितना नोट लौट के आया उतना व्हाइट हुआ सरकार के पास, जितना नहीं आया वो ब्लैक है। इसका मतलब कहीं दबा पड़ा रह गया, उतने नोट सरकार छाप लेगी, उसको तो केवल छापना है, वैल्यू उसमें डालनी है, तो ये सरकार के पास चली जाएगी। नहीं, उतना नोट सरकार के पास चला जाएगा। इसमें एक बात हम लोग एक बात ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सरकार, मैंने अभी तक बताया कि 2000 से लेकर या जब से इन्होंने 500 और 1000 के नोट चलाए हैं, तो सरकार अब तक उसको श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए था। कुल बाजार में इतना जो है हमारे पास 1000 और 500 का नोट है, अब तक जारी नहीं हुआ। अभी प्रक्रिया जारी है, पारदर्शिता होती जी। हाँ, नहीं, नो डाउट, हम ये नहीं कहते हैं कि इससे काला धन पर कोई प्रहार नहीं होगा। काला धन पर प्रहार हुआ है, काला धन काफी कुछ अवरुद्ध हुआ है, लेकिन यह भी निष्कर्ष नहीं माना जा सकता इससे समग्रता में काला धन खत्म हो जाएगा, क्योंकि काला धन केवल नोट के रूप में नहीं, काला धन रियल एस्टेट में है, काला धन तमाम इंडस्ट्रीज में है, काला धन तमाम तरह के जो ये खुदरा व्यापारी या बिजनेस है इसके अंदर है, काला धन बुलियंस के रूप में लगा है। तो सवाल ये है कि वो ब्लैक मनी जो है कैसे रिवर्स हो करके आ जाएगी,
तो काला धन तो मतलब आप एकांगिक मानते नहीं हैं है। कि हाँ, आंशिक रूप प्रहार से तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा काला धन का कारोबार और काला धन हाँ, जो नहीं, लोगों ने रखा हुआ बिल्कुल, है। ये मैं बिल्कुल अजय जी ये मैं मानता हूं। ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है इस कदम से। जी। हालांकि सरकार इशारे कर रही है कि जी। और भी कदम सरकार भविष्य में उठाएगी। सवाल जो था पहले रिपोर्ट जी। में हमारे एक और सवाल था कि कब तक स्थिति सामान्य होगी, मैं उसको आखिर में पूछूंगा, मगर उससे पहले कुछ और सवाल मैं आपके जी, सामने जी। रखता हूं। नोट बंद होने के बाद लंबी लाइनों में खड़े होकर ही आम जनता का ज्यादातर वक्त बीत रहा है। इतने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है कि उन्हें पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी बारी जब तक आएगी तब तक कैश ही खत्म हो जाता है। जनता के पास छोटी करेंसी नहीं है और इससे उनको भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके मन में भी सवाल पैदा होते हैं। सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद लंबी लंबी लाइनों में खड़े लोग परेशान हैं। कई घंटे का वक्त कतारों में बिता रहे लोगों को रोजमर्रा का सामान खरीदने में भी परेशानी हो रही है। छोटी करेंसी न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थिति सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? लाइनों में खड़े लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ नोटबंदी के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ की राय इससे जुदा है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, और हर कोई ये जवाब चाहता है। आखिर कब तक लंबी कतारों का सिलसिला चलता रहेगा और क्या 50 दिन में कतार से निजात मिल पाएगी? देश की अर्थव्यवस्था पर क्या अच्छा असर पड़ेगा? लोगों के जहन में ये अहम सवाल भी है कि नोट बंद करने और इतनी परेशानी झेलने का कोई असर भी होगा क्या? हर कोई जानना चाहता है कि नोट बंद होने से कैसे देश की अर्थव्यवस्था रातों रात बदल जाएगी। क्या वाकई नोट बंद करने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर दूरगामी अच्छा असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी के 7 दिन और 7 बड़े सवाल हम समझ रहे हैं अर्थशास्त्री रहीश सिंह के साथ। रहीश सिंह साहब, सरकार कितना वक्त लगेगा मैं तो बाद में आऊंगा, लेकिन ये मैं आप समझना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था पर क्या क्या इसका अच्छा असर पड़ेगा, क्या खराब असर पड़ेगा, ये भी सवाल मेरे पास है अगला। लेकिन अच्छा असर क्या पड़ेगा कुछ, और अगर हां तो क्या क्या? देखिए, पहला मेरी समझ से जो सबसे पॉजिटिव असर है वो हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है एक बहुत बड़े एनपीए से गुजर रहा था, जिसका करीब 5.5 लाख के आसपास एनपीए था और कैश क्राइसिस में गुजर रहा था। बजटरी सिस्टम से हमारी सरकार उसको कैश प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। अब क्या हुआ है कि जनरल पीपल्स जो है वो जब अपने नोट वहाँ जमा करेंगे, जिसके पास भी थोड़ी मनी है, तो स्वाभाविक सी बात है वो बैंकिंग सेक्टर का जो कैश प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बात। दूसरा, अगर आप देखिए, सरकार बड़े लंबे समय से इससे पहले के गवर्नर से एक टकराव भी यही रहा कि उदार वो मॉनेटरी नीति तैयार करें, लेकिन वो कह रहे थे कि हम उदार मॉनेटरी नीति नहीं तैयार करेंगे, कारण है इन्फ्लेशन और बैंकों के पास इतनी कैश मनी नहीं है कि बहुत उदार ऋण बांटे जाएं। अब आप देखिए कि उदार ऋणों की अब बारी आ जाएगी, क्योंकि बैंकों के पास कैश सरप्लस में हो जाएगा। तो सरकार का जो एक उद्देश्य था सस्ते ऋण मिले जिससे निवेश प्रमोट हो, तो मुझे लगता है कि एक दूसरा फ़ायदा ये होगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लैक मनी थी वो कंज्यूमर गुड्स को बहुत ज़्यादा हाइक कराती थी, उनके प्राइस बढ़े रहते थे जी। तो वो जब निकलेगा तो वो थोड़ा सा उस पर असर पड़ेगा और वो सस्ता होगा, आम लोगों के रीच में होगा। चौथा पॉइंट जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर में यानी हाउसिंग सेक्टर में आप देखिए, ज़मीनों के दाम, घरों के दाम जो एकदम पिछले 10 साल 12 साल में बहुत बढ़े, उनको नीचे आने की उम्मीद है, क्योंकि वो अब इन चीज़ों को ब्लैक मनी से जो बढ़ा देते थे वो नहीं। तो अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अगर हमारा रियल इस्टेट सेक्टर में ये चीज़ आती है, अगर हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन कम होता है, तो स्वाभाविक सी बात है बैंकिंग सेक्टर और तमाम सेक्टर प्रॉस्पेरस होंगे। अब ये अलग बात है सरकार जो कह रहे हैं, मैं उसको सरल शब्दों में अपने दर्शकों के लिए समझ लेता हूं, एक बार समाप्त करता हूं। अच्छा असर क्या पड़ेगा? आपने बताया कि आसानी से लोन भी मिल पाएगा लोगों को, चाहे वो कारोबारी हो या फिर घर खरीदने वाले या गाड़ी खरीदने वाले, सस्ते लोन के दर सस्ते होंगे, SBI
एसबीआई ने ये कह भी दिया है, एसबीआई के चेयरपर्सन ने। दूसरी बात आप कह रहे हैं हाँ। कि जो ईमानदारी का पैसा है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर आप पहले 100 रुपए कमाते थे तो 100 रुपए में जितना चीज आप कर पाते थे उससे ज्यादा चीजें कर पाएंगे, क्योंकि जो ब्लैक मनी था बाजार में सब चीजों को ज्यादा दाम बढ़ा देता था, क्योंकि ब्लैक मनी आसानी से लोगों के पास आता है, उसको खर्च भी वो दरिया दिली से करते हैं, और इसकी वजह से उसका मुकाबला ईमानदारी के पैसों को करना पड़ता था। जो अब ब्लैक मनी कम होगा मार्केट में, यानी कि जो ईमानदारी का पैसा है उसकी कीमत बढ़ेगी, जो ईमानदार पैसा है। आप दूसरी बात ये कह रहे हैं, और तीसरी बात कह रहे हैं कि इससे रियल घर के दाम सस्ते होंगे और ओवरऑल जो है इकोनॉमी में एक सस्ती आएगी और ईमानदार लोगों के लिए जीना आसान होगा। आप ये भी कह रहे हैं उनके पैसे की कीमत ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन इसी से जुड़ा मैं दूसरा सवाल ये भी पूछूंगा, क्या इसका नकारात्मक असर भी अर्थव्यवस्था पर है? हाँ, नकारात्मक इस दृष्टि से पड़ सकता है कि जैसे हमको आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारी वास्तव में रियल एस्टेट सेक्टर या अन्य सेक्टर्स में वो जो पैसा है वो कितना था, क्योंकि अगर वो निकला और अगर उसने अब तक एक बूम बबल क्रिएट कर दिया, जैसे जिसको हम परिसंपत्ति का बुलबुला कहते हैं, अगर वो कुछ हद तक कर गया तो जैसे वो निकलेगा तो उस सेक्टर में जो रोजगार है, अगर हाउसिंग सेक्टर डंप हुआ, रियल डंप हुआ या कमज़ोर पड़ा तो वहाँ पर रोजगार को वो इफेक्ट करेगा, नंबर एक। नंबर दो, उनका पैसा पूंजी बाजार या शेयर बाजार के जरिए कितना कंपनियों में लगा हुआ है, हो सकता है वो उसको बैक करने की कोशिश करें तो उत्पादन सेक्टर घटेगा। तीसरा, उसका सीमेंट सेक्टर है, आयरन सेक्टर है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उस पर एक हो सकता है तात्कालिक नेगेटिव प्रभाव पड़े और वहाँ रोजगार थोड़े से कमज़ोर पड़ें। एक पक्ष ये आ जाता है। दूसरा, आप देखिए जैसे बैंकिंग सेक्टर में मैंने कहा एनपीए दूर हो जाएगा या एनपीए की कमी जो थी वो कैश यहाँ पर कर लेगा, लेकिन अगर एनपीए को दूर करने के लिए इन्होंने इसी पैसे से उनको पुनर्वित्त देना शुरू कर दिया, फिर से उनको रिफाइनेंस किया उन लोगों को, तो यह भी हो सकता है कि ये पैसा भी उसी रास्ते पे जाए। इसलिए सरकार को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना होगा कि हमें कैसे इनको विनियोजित करना है, किन सेक्टर्स के लिए क्या पॉलिसीज बनानी है, तभी फायदा उठा पाएंगे। अन्यथा केवल अपने आप कोई कहे कि तो फायदा हमें नहीं मिल पाएगा, तो रोजगार की दिक्कत आएगी एक ये। दूसरा, पैसा एक्सेस हो गया तो हो सकता है ये इन्फ्लेशन और बढ़ा देगा। लेकिन करंट में आप देखेंगे तो परिवहन तंत्र पर जो है नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे आपूर्ति बाधित हो रही है। तो सरकार को इसके अतिरिक्त प्रयास अगर नहीं करती तो फायदा जो है वो नुकसान में बदल जाएगा। एक नुकसान और लगातार फौरी तौर पर हो रहा है रईस साहब, वो भी मैं समझ लूं आपसे। आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि कई क्षेत्रों में मंदी थोड़ी सी महसूस की जा सकती है और उससे रोजगार पर भी असर पड़ सकता है, जो आप कह रहे हैं। क्या जो अभी कतारों में पूरा देश खड़ा है ये तात्कालिक है या ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है? नहीं, जैसा आप देखिए कल ही वित्त सचिव का बयान था कि ये कम से कम अभी 40-50 दिन चलेगा। सरकार कहती है, खुद उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगे हैं। तो मतलब ये है कि कतारों की अगर संख्या घट रही होती, आप देखिए कि आज की प्रतिदिन की परचेजिंग पावर एक आम व्यक्ति की जो है जी, वो कितनी है और उसकी आपूर्ति, क्या हमारा एटीएम जो सिस्टम है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, क्या वो कर पा रहा है? वो नहीं कर पा रहा। जैसा हम आप सबकी रिपोर्टिंग से ही देखते हैं, हम आप सबकी रिपोर्टिंग से देखते हैं और मैं मानता हूं कि रिपोर्टिंग अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है। तो स्वाभाविक है कि सरकार ये कैसे तय कर पा रही है कि कितने दिन तक, और बाजार अर्थव्यवस्था हमारी है, हम उत्पादन अर्थव्यवस्था में नहीं है। हमारे देश का नागरिक और हमारे देश के बाजार के लोग अगर 50 दिन कतारों में खड़े हो गए तो आप मान लीजिए कि इसका बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ने वाला है। मैं एक बार दर्शक भी जुड़ गए हैं आजमगढ़ से, नितिन भारद्वाज जी। नितिन जी, क्या जानना चाहेंगे आप? सर, मैं जानना चाहता हूँ, हमारे पास मतलब 2000 रुपए हैं जी, मतलब उसको क्या करूँ सर, मतलब कैसे बचाना होगा उसको? 2000 रुपए मतलब पुराने नोट है आपके पास, 500 और 1000 के पुराने वाले नोट हैं। तो ये तो खुद पीएम ने कहा है, सरकार ने कहा है। एक बार रईस साहब आप भी समझा दे लोगों को कि ये अगर अभी भी सवाल लोगों के मन में है, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है ठीक से लोगों तक। नहीं, दरअसल क्या है कि कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, हमारे अखबार हैं, हमारे न्यूज़ चैनल हैं, वो लगातार मैंने देखा कि लोगों को बता रहे हैं। लोगों ने उसे किस रूप में सुना है कि नहीं सुना है।
सोशल मीडिया पर जो लोग विश्वास करते हैं वो भ्रम में हैं। सीधे सीधे हमारी सरकार ने कहा कि आपके पास जो भी 500 का या 1000 का नोट है, आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के, पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाकर के उसको बदलवा सकते हैं। बैंक आपसे एक आईडी ले रहे हैं और आपसे कोई बिना कोई सवाल जवाब किए एक छोटा सा फॉर्म है, शायद उसको फिलअप करना है आपको, और वो आपको बदल के वो नोट दे देंगे। अगर आपका अकाउंट है तो आप चाहें तो अपने 2000 रुपये अकाउंट में डाल दें और बाद में उसे एटीएम से या बैंक से जैसे भी निकालना चाहते हैं, उसमें ये बदलने की समस्या नहीं है। समस्या है सुबह से शाम तक खड़े रहने की या 4 घंटे लाइन लगने की, समय व्यय करने। एक और सवाल है, राजस्थान से सुरेश जी हैं, वो भी जानना चाहते हैं। सुरेश जी बताएं। हेलो जी बताइए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअली में अभी ये मोदी साहब ने कहा है कि 2.5 लाख की लिमिट है। मेरा प्रश्न ये, हम किसान लोग हैं तो हमारे पास एनी टाइम फसल के लिए 2-4 लाख रुपए हमारे पास रहते ही है, तो हम वो पैसे यानी कैसे डाल सकते हैं? उसमें हमारा क्या रहेगा टैक्स रेट? हम ये यानी किसानों हमारी ये थोड़ा है। नहीं, लिमिट कोई नहीं है। मैं आपको जल्दी से साफ कर दूं, फिर रईस साहब से समझूंगा। लिमिट कोई नहीं है सुरेश जी। आप चाहें तो 4 करोड़ रुपए डालिए, बस आपको ये बताना होगा, दिखाना होगा कि आपके पास ये पैसे आए कहां से, क्या वो सही रास्ते से आए हुए हैं या गलत रास्ते से। अगर आपके पास खेती इतनी बड़ी है, आप खेती करते हैं, आप में उसमें उतनी उपज है और इतना खेत है, तो मेरे ख्याल से वो आप बता सकते हैं। रईस सिंह साहब, क्या है सुरेश जी की चिंता जो है? नहीं, वो देखिए इनकी चिंता जायज़ है, लेकिन सरकार ने जो क्लियर किया है कि 2.5 लाख तक कोई भी बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं, पूछताछ नहीं होगी 2.5 लाख, गलत फहमी में ना रहे। नहीं, एक चीज है, पूछताछ नहीं होगी, लेकिन जो अब तक रिटर्न फाइल करते चले आए हैं उनको ये अगले वर्ष अपने रिटर्न में दिखाना पड़ेगा कि ये 2.5 लाख रुपए का आपका स्रोत क्या है, क्योंकि वो आपके सेविंग में है तो आप उस पर टैक्स भरिए। किसान के लिए ये वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर आप जाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि क्या खेती में आपकी जो आय हो रही है इससे पहले भी हो रही थी, आप पहली बार इतनी हो गई है कि आपने 4 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपने डाल दिए। क्योंकि इससे पहले अगर आप बैंक का यूज नहीं कर रहे थे तो अब आपके पास इतनी राशि कहां से आ गई है? क्या ये दलील काम आएगी क्या रईस साहब, जो आप कह रहे हैं, ये दलील काम आएगी क्या कि अब तक ये था कि खेती के पैसे घर में आते थे, फिर उससे खेती होती थी, बाकी पैसे से काम चलता था। अब चूंकि नोट बदलने की बारी है इसलिए हमको बैंक का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है, क्या ये कहा जा सकता है? ये तो अजय जी, ये तो सरकार पर और आईटी डिपार्टमेंट पर तय होती। मेरे भी पिता किसान हैं, उन्होंने भी पूछा तो मैंने कहा भी आपके सामने समस्या तो है, लेकिन फिलहाल जो अभी कहा जा रहा है कि आप जमा करिए, पूछा नहीं जाएगा, इस पर मैं कह रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा 2.5 लाख के ऊपर, और वो पूछ सकता है कि आपका स्रोत क्या है, और जो आपका स्रोत आप दिखा रहे हैं इससे पहले वो पैसा बैंकों में क्यों नहीं आया, अब कैसे आ गया, या आप वास्तव में प्रतिवर्ष कितना उत्पादन करते हैं, कितना आपका प्रतिवर्ष टर्नओवर होता है। ये हो सकता है, ये उसकी अपनी इच्छा पर है या सरकार के आगे की रणनीतियों पर है, वो पूछ सकती है। इसलिए लेकिन अगर कोई ये साबित कर दे कि ईमानदारी से उसके पास इतने खेत हैं जिससे इतने पैसे की आय हो सकती है, और वो इस बार चूंकि नोट बदलना है तो बैंक में आए हैं, तो जैसा सरकार बार बार इशारा कर रही है और कह भी रही है कि ईमानदारी का अगर पैसा है तो आप निश्चिंत तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कृषि आय जो है वो इनकम टैक्स से मुक्त है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो किसानों को बहुत चिंता इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, जैसा सुरेश जी कह रहे थे। मैं एक और कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं कि नोटबंदी के फैसले के बाद से ही शेयर बाजार ऑन द मूव भी गिरा है, बाजार में गिरावट से लोगों के करोड़ों रुपए भी डूब चुके हैं। ऐसे में जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नोटबंदी का फैसला सही है अर्थव्यवस्था के लिए? बड़े नोट बंद करने का ऐलान हुआ और पहले से भी ज्यादा बड़े नोट बाजार में आ गए। पुराने नोट बंद होने से दुकानदार परेशान होने लगे, काम धंधे पर असर पड़ने लगा, तो सवाल भी मन में उठने लगे, क्या नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर भी पड़ेगा? छोटे व्यापारियों के मन में सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि नोट बंद होने से कारोबार पर जो असर पड़ा उसका अर्थव्यवस्था पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? शेयर बाजार में लगातार जारी गिरावट से क्या देश की अर्थव्यवस्था पहले की तरह ही मजबूत बनी रहेगी या फिर उसमें भी कमजोरी आएगी? आम आदमी की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी के पास काला धन है या नहीं,
लेकिन परेशान सबसे ज्यादा आम आदमी ही हो रहा है। हालांकि उसकी आंखों में सपने हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सवाल भी यही है कि नोट बंद होने से कैसे आएंगे अच्छे दिन। आखिर कॉमन मैन की जेब पर नोट बंद होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी हां, तो ये भी है सवाल कि मोदी जी और सरकार कह रही है कि इसके बाद से अच्छे दिन आएंगे ईमानदार लोगों के लिए देश में। कैसे? हमने कुछ बातें की हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं। 7 दिन 7 बड़े सवाल, और जो सबसे बड़ा सवाल जो आपके लिए सीधे मायने रखता है कि क्या आपके लिए अच्छे दिन आ जाएंगे? क्या सरकार के पास इस रास्ते चलकर जो ब्लैक मनी चाहे गंगा में बह गया या जला दिए गए या सड़ते रह गए कहीं पर, वो सरकार के खजाने में दरअसल चला गया? क्योंकि ये तो कागज, रद्दी कागज हो गया और सरकार ने उतने पैसे अपने पास छाप लिए, तो वो पैसा अगर सरकार के पास जा रहा है तो वो आपके ऊपर खर्च होगा, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, अच्छी सड़क आपको मिलेगी, अच्छे अस्पताल उससे मिलेंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे। दूसरी तरफ अगर टैक्स ज्यादा मिलने लगेगा, अगर काला धन का इस्तेमाल कम होगा, तो क्या इससे भी देश की तरक्की होगी जो हम सबके लिए फायदेमंद होंगे? ये तमाम सवाल भी हैं मेरे पास। तो नोटबंदी के 7 दिन हो चुके हैं और इसमें 7 बड़े सवाल जो लोगों के जहन में हैं वो क्या क्या हैं, उसी को आज हम समझ रहे हैं। 2000 के नोट लाने का मकसद क्या है? क्या इससे काले धन को बढ़ावा नहीं मिलेगा? पहला सवाल लोगों के जहन में। दूसरा सवाल है आपके जहन में, क्या नोटबंदी से काले धन पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा क्या? सवाल नंबर 3, क्या नोटबंदी से पहले सरकार ने पूरी तैयारी दरअसल की ही नहीं थी? चौथा सवाल है कि स्थिति सामान्य होने में कितना वक्त और लग जाएगा? कब तक कतार में सबको खड़ा रहना होगा? पांचवा सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था पर क्या इसका अच्छा असर पड़ेगा? छठा सवाल, क्या अच्छा असर अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी से नहीं भी पड़ेगा, नुकसान भी होगा? आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर नोटबंदी का क्या असर होगा? सवाल 7वां ये भी है। और इन्हीं सवालों को हम समझ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री रईस सिंह साहब, जो हमें एक एक कर जो आपके, हमारे, हम सब के जहन में नोटबंदी की वजह से और इसके पीछे के सवाल पैदा हो रहे हैं। रईस सिंह साहब, हमारे पास लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि इससे सरकार की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा, उछाल आएगा, यानी कि सरकार के खजाने में ज्यादा पैसे आएंगे। इसका मतलब क्या यह होगा कि सरकार ज्यादा पैसे खर्च करके विकास के बड़े काम कर पाएगी, ज्यादा काम कर पाएगी और देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी? अजय जी, देखिए, पहला सवाल ये कि जो कहा जा रहा है कि सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसे आएंगे, सवाल ये उठता है कि जो लोग अपना धन डिक्लेयर कर रहे हैं वो टैक्स जो जाएगा सरकार का उतने पर ही हक हुआ, जो बैंक में पैसा जाएगा, पर्सनल अकाउंट्स में जाएगा, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं हुआ। तो अभी तो ये देखना होगा टैक्स का कुल पैसा जो है वो 30 दिसंबर तक कितना आ जाता है। इस बार चूंकि बजट भी 1 महीना पहले आना है और जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो भी आना है, सर्वे में ये पता चल पाएगा कि कितना पैसा एक्चुअल में आया। तो उससे यह जरूर होगा कि सरकार अपना राजकोषीय घाटा पाट करके जो एक राजकोषीय दक्षता है उसको प्रकट कर लेगी। जहाँ तक विकास का पैरामीटर है वहाँ पर यह होगा कि सरकार जो स्कीम्स अब तक चली आ रही हैं जिनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप नहीं मिल रहा था, उनके लिए वो पैसा मिल जाएगा जितना पैसा टैक्स के जरिए खजाने में सरकार के गया होगा। लोग अभी तक ये देख रहे हैं या ये बता रहे हैं कि जो पैसा बैंक में जमा हो रहा है वो सरकार के खजाने में चला गया। हमको ये विभेद करना होगा कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था, मैं दो पॉइंट पर सवाल था, मैं उस पर फिर से आता हूं क्योंकि हमारे साथ लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बहुत कुछ समझना चाहते हैं, उनके मन में जो सवाल है। रविंद्र जी कासगंज से, रविंद्र जी बताएं। हेलो जी बताइए रविंद्र जी। मैं रविंद्र कुमार गंजनवाड़ा कासगंज से बोल रहा हूँ सर जी। मेरा सवाल ये है कि क्या किसी के पास ये जो लिमिट लगाई गई है 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख तक मतलब कोई टैक्स या जुर्माना नहीं लगेगा, पर क्या किसी के पास पहले से 2.5 लाख से अधिक पैसा जमा है बैंक में, मतलब नया नहीं जमा कर रहा है, पहले से किसी के पास जमा है 5 लाख या 10 लाख रुपया किसी के पास जमा है, तो सर उस पर भी टैक्स या जुर्माना लगेगा?
देखिए, ये सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप 2.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। सरकार ने ये कहा है कि आप कितना भी जमा करिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक कोई पूछताछ नहीं होगी। ये मानकर सरकार चल रही है या छूट दे रही है कि वो आपके पास इतने पैसे हो सकते हैं आम हिंदुस्तानी के पास। उससे ज्यादा होंगे तो आपको साफ करना होगा, बताना होगा सरकार को। सरकार पूछ सकती है आपसे कि आपके पास ये पैसे कहां से आए, आय के स्रोत आपके क्या क्या हैं। रही सिंह साहब, क्या मैं सही समझ रहा हूं? जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, इसलिए उसमें कोई और अलग से बताने का कुछ है नहीं। और जो इनका जमा है, जैसा इन्होंने सवाल है कि जो पहले से जमा है, पहले से जो आपके डिपॉजिट हैं उस पर सरकार कोई आपकी पूछताछ नहीं करेगी। बस ये है कि अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, आयकर का रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या आपने उन पैसों का उल्लेख किया है कि नहीं कि हमारी वो आपकी आय में शामिल हैं या नहीं है। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं और आपके पास ज़्यादा पैसा अकाउंट में जमा है तो सरकार ज़रूर पूछ सकती है कि भाई आप रिटर्न नहीं अदा करते हैं, आप बताएंगे कि आपका ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन इसका उस पहले से डिपॉजिट पैसे से कोई लेना देना नहीं। ये आपके पास जो कैश मनी है उसके लिए इस समय जो डिक्लेरेशन है ये उसके लिए है, तो डिपॉजिटेड मनी के लिए नहीं है। अगर आपके पास 2.5 लाख से ज्यादा भी है, लेकिन अगर वो सही स्रोतों से आपने जमा किया है और वो स्रोत आप सरकार को बता सकते हैं, तो फिर आपको चिंता करने की बात नहीं है। ईमानदारी का पैसा है तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अंबेडकर नगर से मेरे साथ जुड़े हुए एक और दर्शक कृष्ण कुमार जी, बताइए कृष्ण जी, क्या जानेंगे? सर, जानकारी ये चाहिए थी, यहाँ अम्बेडकर नगर में जैसा कि सरकार के यहाँ से आदेश है कि 4,000 बदला जा सकता है जी, लेकिन यहाँ 2,000 रुपए बदल रहे हैं, उसके बावजूद लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वजह में हमने आपसे सवाल पूछे हैं जी। तो सवाल क्या है आपका कि ये समस्या कब खत्म होगी, क्या ये जानना चाहते हैं आप? जी, समस्या कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? देखिए, खुद सरकार कह रही है कि 3 हफ्ते से लेकर 50 दिन तक की बात कही जा चुकी है। रही सिंह साहब, क्या अभी ठीक कहा जा सकता है कि कितना और वक्त लग सकता है? एक बार सरकार जैसा खुद कह रही है कि 14 लाख करोड़ रुपए करीब ट्रांजैक्शन होता है बड़े नोटों के जरिए, जो सरकार को रिप्लेस करना है। 2.5 लाख करोड़ करीब अब तक रिप्लेस किए जा चुके हैं। तो इस रफ्तार से देखा जाए तो एक हफ्ते में 2.5 लाख करोड़ आपको 14 साढ़े 14 लाख करोड़ रिप्लेस करना है, तो उसी हिसाब से करीब 7 टाइम्स उसका 7 गुना कर लीजिए करीब 6 गुना कम से कम तो कर ही लीजिए आप। हाँ, 6 गुना तो कर ही लीजिए। तो 6 हफ्ते का और वक्त लग सकता है सामान्य होने में। ये क्या माना जाए मोटे तौर पर? नहीं, बिल्कुल ये मानना चाहिए। और जो इनका सवाल है, आप देखिए अम्बेडकर नगर या जितने आप जिलों में जाएंगे उत्तर प्रदेश के, जहां रूरल बैंकिंग या स्थानीय बैंकिंग है, उनके पास इतनी कैश मनी नहीं पहुंच रही है। तो उनका एक नज़रिया ये है, हमने कई बैंक वालों से बात की कि भाई हम एक को 4,000 दे के 10 को ना लौटाएं, हम चाहते हैं कि जितना मेरे पास आया है उसमें से हम लोगों को उतना दे दें कि कुछ सबको मिल जाए। तो ये फेल्योर ऑफ बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग तंत्र इसके लिए खुद परेशान है कि उसके पास कैश सप्लाई नहीं हो पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है रूरल क्षेत्रों तक। शायद इस वजह से ऐसी दिक्कत का सामना इनको रविंद्र जी को करना पड़ा होगा। इलाहाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी, सवाल। जी सर, हमारा सवाल ये है कि आप 2,000 रुपए की नोट तो बैंक से दे रहे हैं। जी, हेलो जी बताएं। आप बैंक से हमको 2,000 रुपए की नोट दे रहे हैं, आपकी पूरी बात है, लेकिन 2,000 की नोट लेकर के आदमी करेगा क्या? जब उसको मार्केट में छुट्टा नहीं मिलता तो आदमी करेगा क्या? आदमी सुबह से निकल जाता है, शाम तक बैंक में लाइन लगाता है, उसके बाद 2,000 रुपए नोट बैंक वाले दे देते हैं, वो लेकर के आदमी किसी सब्जी वाले के पास जाएगा और 50 रुपए की सब्जी देगा तो उसको कहाँ से आदमी 1,900 रुपया छुट्टा देगा? इस बात का क्या सवाल है सर? ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। रही सिंह साहब जी, नहीं, ये जो अभी आपने पहले सवाल पूछा था और आपने जो 7 सवाल के बात बताई थी जी। आप देखिए, ये बैंक का और सरकार का जो तालमेल है, क्योंकि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, मुझे लगता है इसकी पूरी तैयारी उन्होंने नहीं की बैठ करके, और एक घोषणा करने के लिए या एक बड़ा कदम उठाने के लिए उन्होंने आकस्मिक जो घोषणाएं कर दी, आम जनता को इसके लिए परेशानी हो रही है। जहां तक बैंकों का सवाल है कि वो 2,000 दे रहे हैं, देखिए उनके पास खुद जो पैसा पहुंच रहा है वही वो देंगे, वो अपने तरफ से तो कुछ छाप नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं है। आपको समस्याओं से सरकार भी कह चुकी है कि गुजरना पड़ेगा।
तो अब इसके लिए हम या हमारा तंत्र, मीडिया तंत्र ये कुछ नहीं कर सकता है। ये रिक्वेस्ट जो है हम आपके जरिए सरकार तक अगर वो देख रहे होंगे तो हम पहुंचाए दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बैंकिंग तंत्र को छोटे नोट भेजे जाएं, एटीएम को भेजे जाएं, ताकि आप लोगों को पैसा मिल सके। और इसके लिए बाकायदा कहा भी गया है वित्त मंत्री की तरफ से कि 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगेगा रिकैलिब्रेट, यानी कि नए नोटों के हिसाब से मशीनों को तैयार होने में, और तब शायद सब तरह के नोट भी मिलने लगे। फिलहाल 100 के भी नोट वैसे मिल रहे हैं, लेकिन शायद ये भरपाई नहीं हो पा रही है, कमी है थोड़ी सी। जी। राजस्थान से गजानंद जी जुड़े हुए, सवाल जी। मेरा सवाल ये है, जो मतलब पैसे जो पहले से पड़े हुए हैं जिसके बैंकों में, उसका भी कोई मसला हल होगा? जो पहले से आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ जी, उसका कोई मसला हल होगा, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई करेगी सरकार? मेरे ख्याल से तो नहीं, रईस सिंह साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर नहीं कार्रवाई। वो तो व्हाइट मनी है, वो तो आपने डिक्लेयर कर रखा है, आपके अकाउंट पे होने का मतलब कि आपका वो नंबर 1 का पैसा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कि हमारी। जी। फैजाबाद से दिशांत कुमार साहब है हमारे साथ, बताएं सवाल। फैजाबाद से दीक्षांत जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि सर, ये जो लाइन चल रही है जी, आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, साफ साफ, ताकि आवाज हम सुन सकें। हाँ सर, ये जो मेरी लाइन चल रही है, मतलब लाइन जो है जी, वो कब खत्म होगी सर? इसमें लाइन कब खत्म होगी रईस सिंह साहब, यही मैं भी समझना चाह रहा था, बार बार लोग समझना चाह रहे हैं। लाइन तो दो आधार पे चलती है। पहला आधार ये कि देखिए बाजार की मांग कितनी है, हमारे लोगों की क्रय क्षमताएं कितनी हैं। दूसरी इस पर है कि बैंकों के पास पैसा कितना है। तो ये तो बैंक बता सकते हैं कि हम कितने दिन में इन लोगों की आपूर्ति कर पाएंगे, उस हिसाब से ही लाइन चलेगी। ये सरकार बता सकती है। हम ये बता सकते हैं कि भाई आपको कैसे करना है, हम तो एक रास्ता बता सकते हैं। हम लोगों के पास तो और कुछ है नहीं। ये खत्म कराना या ना खत्म कराना, ये बैंक और सरकार के संयुक्त उपक्रम में आता है, हमारे उपक्रम में नहीं आता है। हालांकि खुद मोदी जी ने कहा है 5 से 6 सप्ताह जी, 5-6 सप्ताह। आपको लग रहा है मोदी जी ने करीब करीब यही बात कही है कि अगले 50 दिन तक का वक्त दीजिए हमें, यानी कि इस साल के आखिरी 31 दिसंबर तक का, तब तक सारी चीजें ठीक कर ली जाएंगी क्या? आप विकास की बात कर रहे थे, मैं जल्दी से छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं। रईस सिंह साहब, क्या विकास में उछाल आएगा? क्या जो काले नोट जो पड़े पड़े रह जाएंगे, उतने नोट सरकार छाप करके अपने पास वो सारे पैसे आ जाएंगे? टैक्स, बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा आएगा, मतलब टैक्स ज्यादा सरकार को मिलेगा, तो इससे क्या तरक्की में इजाफा होगा? अजय जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि पहला ये कि ये पहले पता चले कि कितना पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है, क्योंकि जो टैक्स के रूप में जाएगा उसी पर सरकार का अधिकार होगा, उसी को वो अपने हिसाब से व्यय कर सकती है। नंबर दो ये डिपेंड करता है, देखिए विकास डिपेंड करता है हमारे देश में निवेश कितना होगा। निवेश इस बात पर नहीं आता है कि हमारे ब्लैक मनी से पैसा आ गया क्या, निवेश इस बात पे फॉरेन निवेश कितना आता है, आंतरिक निवेश कितना आता है, वो सरकार की योजनाओं और भ्रष्टाचार की जो कार्यशैली या सरकार के तंत्र की कार्यशैली, इस पर भी निर्भर करता है। नंबर 3, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी निर्भर करता है कि वहां कोई मंदी का दौर तो नहीं है, हमारे उत्पादन की मांगें बढ़ेंगी या स्थिर रहेंगी। विकास केवल इस बात पर नहीं होता है कि हमारे पास पैसा है, विकास इस पर होता है कि निवेश प्रेरणा कितनी मिलती है। आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क, आपके मुताबिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकास की रफ्तार पर इस पूरी प्रक्रिया से? तात्कालिक प्रभाव तो नकारात्मक पड़ेगा, दीर्घकालिक अच्छा पड़ सकता है। गुजरात से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयंत भाई, एक दर्शक, पूछिए सवाल जयंत भाई। हेलो जी, बताएं। हेलो सर जी। हाँ, मैं पूछता हूँ कि जो एक घर में 3 आदमी काम करते हैं, खेती बेती नहीं है, हाँ, उसने जो बच्चा के पैसा रखा है वो 2.5 लाख के ऊपर है, 3 लाख है, तो क्या करना चाहिए? तो वो कहाँ से पैसे आए? वो काम से, वो काम करते हैं, जमीन नहीं है, वो 10,000 पगार है, घर में 3 आदमी काम करते हैं, तो बच्चा के रखा है 15 बरस से, तो वो 3-4 लाख रुपये है, तो इसका क्या करना चाहिए? रईस सिंह साहब, नहीं, उसके लिए अच्छा ये होगा कि जो 3-4 लोग हैं उनके अलग अलग नामों से वो अपना अकाउंट हो उनका बैंक में, उसमें जमा करें, क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर जमा करेगा तो उस पर फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी।
3 से 4 लोग 5 लोग जो भी हैं वो उनके अलग अलग अकाउंट खोल लें और उसमें जो भी ये पैसा है उसमें जमा करें। एक व्यक्ति एक अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर ना जमा करे, अन्यथा वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो आप 3 लोग कमा रहे हैं, 3 अकाउंट खोलिए, तीनों में 3 लाख रुपए का मतलब 1-1 लाख रुपए जमा कीजिए, शायद आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। मऊ से राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, पूछे सवाल। हेलो जी राजकुमार जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो प्रॉब्लम लोगों ने गिना रहा है, सरकार और अदर पार्टी वाले भी बहुत प्रॉब्लम गिना रहे हैं जी। ये जो एक्सपर्ट साहब हैं, आप चैनल के माध्यम से आप लोग थोड़ा सा ये कहिए कि आज लोग धैर्य रखें, ये 15 दिन से 20 दिन में सब सॉल्व हो जाएगा जी। इसके लिए ये अदर पार्टी वाले जो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं वही ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि जनता ज्यादा परेशान है, ये केवल अदर पार्टी वाले ही प्रोपेगेंडा बरस रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। बहुत तो मऊ के लोग क्या इस बात को जान रहे हैं, क्या मऊ में लोगों के को परेशानी नहीं हो रही है, या समझ रहे हैं कि ये परेशानी तात्कालिक है, सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में? आप मऊ से बोल रहे हैं। एकदम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और मऊ की जनता भी बहुत धैर्य से काम कर रही है। कभी कभी इसमें बीच में अराजक तत्व हैं जो वही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, न कि जो आम पब्लिक है। सबका काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं रईस सिंह साहब, आप राजकुमार जी जो कह रहे हैं, क्या आप इसका समर्थन करेंगे कि क्या समस्या जो तात्कालिक है उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, देश के भले के लिए सब किया जा रहा है जैसे सरकार कह रही है, और जैसे अभी राजकुमार जी कह रहे हैं? अभी अजय जी जो अभी आपसे सवाल पूछे, ये लोगों ने ना राजनीतिक दलों ने पूछे, ना किसी एक राज्य से पूछे, बल्कि कई राज्यों से आपने देखा कि प्रश्न आए। ऐसा नहीं है कि समस्याएं हैं। देखिए, राजनीतिक दलों के अपने राजनीतिक हित हैं। हम आप ना किसी राजनीतिक दल के हैं और न किसी से। हम आप तो ये कहते हैं कि अगर कोई संभावित समस्या आ रही है या किसी के समक्ष समस्या है तो हम उसके निदान में कितना सहयोग कर सकते हैं जी। एक बुद्धिमत्ता के जरिए या सलाह देकर के जानकारी हम वो के कार्य कर रहे हैं। बाकी राजकुमार जी की जो बात है वो इनकी अपनी ठीक है। ये मऊ में लोगों को निकल करके बताएं, जहां लाइनें लगी हों वहां बताएं तो ज्यादा बेहतर है, अपेक्षाकृत हमें सलाह देने के। जी गोरखपुर से अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, सवाल अभिषेक जी। सर मेरा ये सवाल है कि यहाँ पेट्रोल टंकी की मनमानी चल रही है। अगर हम 500 का नोट देते हैं तो 500 का पेट्रोल भर रहे हैं, 1000 का नोट देते हैं तो 1000 का पेट्रोल भरते हैं। ये मनमानी आखिर कब तक चलेगी इन लोग की? रईस सिंह साहब। नहीं, इसमें तो देखिए पेट्रोल पंप वालों का भी एक जेन्युइन समस्या है। मैं भी एक पेट्रोल डलवाने गया तो उन्होंने कहा सर हमारे पास जब तक टूटे पैसे रहते हैं हमें उसे वापस करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमारे पास ही नहीं रह जाते हैं तो हम उन्हें 500 के बदले 100 रुपये के पेट्रोल लें तो हम 400 कहाँ से वापस करें, क्योंकि ये क्राइसिस हमारे लिए भी है। और ये जरूर है कि अगर पेट्रोल पंप उन्हें पेट्रोल ना दें बड़े नोट में तो सीधे पेट्रोलियम मंत्री ने कहा ही है और नंबर दिए हैं कि उन पर वो शिकायत करें कि ये पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। लेकिन खुले पैसे वापस करना, ये तो देखना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप वालों के पास भी जो है वो कैश मनी छोटी है कि नहीं। अगर है नहीं लौटाते हैं तो आप शिकायत करिए, और अगर नहीं है तो वो खुद विवश हैं, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे आपके बीच का एक हिस्सा है। मुजफ्फरनगर से सौरभ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सौरभ जी, क्या सवाल है आपके जहन में? जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट ने जैसे ये व्यवस्था की है तो इसके लिए सबसे पहले जो आम जनता को जो दिक्कत हो रही है इसका समाधान कुछ जल्दी से जल्दी निकाले। और दूसरी चीज ये, जैसे मेरी मदर का भी अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, तो जैसे हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो क्या उसमें अभी अकाउंट ओपन होके 2.5 लाख रुपए हम सबमिट कर सकते हैं? रईस सिंह साहब। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए, अब तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुरंत अगर कोई अकाउंट बैंक नहीं ओपन करता है उसकी शिकायत करिए, आप तुरंत ओपन करा सकते हैं और अपनी माता जी के नाम आप 2.5 लाख रुपए आप इत्मीनान से जमा करा दीजिए। उस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न सरकार की तरफ से नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये पूछा जाएगा कि माता जी के पास वो पैसे कहाँ से आए। कोई किसी भी प्रकार का महिला से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा 2.5 लाख तक। रायबरेली से शिव बहादुर जी हैं। देखिए लोगों के जहन में कितने सवाल है, लगातार रईस सिंह साहब आप देख रहे हैं कि वो सवाल आ रहे हैं। हेलो जी शिव बहादुर जी पूछिए बताइए। हाँ सर, हम रायबरेली शिव बहादुर बोल रहे हैं सर। हमारे बहन की शादी है, पैसा सर नहीं मिल रहा। हाँ, ये एक बड़ी तकलीफ हो रही है। तो फिर कैसे काम चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं राय बहादुर जी? हाँ जी सर। फिर कैसे इंतजाम कर रहे हैं आप शादी के लिए? 23
नवंबर को शादी है सर, बैंक अकाउंट से पैसा हम लेने जाते हैं सर, मिल ही नहीं पा रहा, बता रहे पैसे नहीं है बैंक में, कहीं से 500 रुपए ले लो। तो क्या आज वहां पर रायबरेली में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? सबको मालूम है कि अभी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, कि ठीक है अभी ले जाइए, आप शादी कीजिए, कुछ दिनों के बाद हमें आप पैसे दे दीजिए, क्या इस तरह से काम नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, किसी के पास पैसे नहीं। अब जो पैसे 500 1000 के नोट रखे हैं पुराने वाले वो दे रहे हैं, उससे काम तो हो नहीं रहा सर, बाजार में कुछ मिल नहीं रहा सामान सर। ये रईस सिंह साहब, क्या तैयारी अधूरी रह गई थी क्या इतने बड़े कदम से पहले? ये तैयारी या दिक्कतों का अंदाजा नहीं हो पाया था पूरी तरह से? बिल्कुल अजय जी, मुझे भी यही लगता है कि सरकार ने ये तैयारी पूरी तरह से नहीं की थी। अगर वो तैयारी की होती तो अतिरिक्त चेस्ट भी वो खुलवा सकती थी, पैसा होता उनमें वो देती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये कदम अच्छा है, लेकिन पूरी रणनीति के साथ इसमें कहीं पर भी मुझे ये नहीं लगा कि ये एक जो सामाजिक आर्थिक अध्ययन किया गया हो और ये देखा गया हो कि जनता को कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, किस किस प्रकार की चुनौतियों से वो घिर सकती है। इसका निदान अगर पहले से ही निकाल लिया होता तो इस तरह से, खास करके ये शादी विवाह या कोई पेशेंट है, ज़्यादा उसको तकलीफ है, बार बार कहा जाता है हॉस्पिटल वाले पैसे लें, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे कि वो ये अतिरिक्त मनी लेकर के और अपनी टांग फंसाएं। तो ये समस्याएँ हैं और सरकार तैयारी में कमी रही है, पर बहुत हद तक कमी तैयारी में रही, उसने इसको असेस नहीं किया। ये भारत है और यहाँ पर आप देखिए अजय जी, इतनी विविधता है, आय की विविधता है, संस्कार की विविधता है, कल्चर की विविधता है। हमको एक बड़ा टाइम पीरियड इसके अध्ययन के लिए चाहिए था, तब आते तो यही कदम बहुत ज्यादा सफल होता और लोग बहुत अप्रिशिएट करते। जेके गुप्ता ये समस्या ने अप्रिशिएशन के प्रति पीछे हटा दिया है। बधाई से जेके गुप्ता जी। गुप्ता जी, हाँ जी सर बताएं। आई सर, मेरा कहना ये है कि जो मतलब सरकार ने जो 500 1000 के नोट मार्केट में ज्यादा छोड़े थे और छोटे नोटों की 90% तक कटौती की थी, क्या सर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती थी कि मतलब बाजार में ये जो 1000-500 के नोट थे इनको ज्यादा मतलब बैंक लेती और छोटे नोटों को ज्यादा देती, उससे प्रॉब्लम कुछ कम नहीं होती लोगों के लिए? जी रईस सिंह साहब। नहीं, दरअसल अजय जी, कारोबार देखिए आज के दौर में हम आप देखते हैं कि 500 की भी कोई परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं रह गई। अगर पिछले 20 साल का इन्फ्लेशन औसत जोड़ दें तो पिछले 20 साल में जो 50 रुपये की कीमत थी आज वो 500 की कीमत है। तो ऐसे में ये तो था, लेकिन सरकार ये कर सकती थी, जैसे आप देखिए पहले में 2013 में भी ये किया गया था कि हम इतने समय तक ये नोट चलन से बंद कर देंगे, लोग अपना जो है वो बैंक से बदलवा लें या बैंक में डिपॉजिट कर दें। सरकार ऐसा कोई कदम उठा सकती थी कि उसको धीरे धीरे करती, पहले 500 का बंद करती, फिर 1000 का बंद करती, तो शायद समस्याएं कम होती। लेकिन ऐसा कदम एक साथ उठाया गया, इसलिए ये समस्याएं हैं और वो अभी रहेंगी भी। इसलिए जनता को, चूंकि हमारे देश के, लेकिन सरकार तो कह रही है रईस सिंह साहब कि इससे लोगों को पता चल जाता, फिर वो पैसों का ठिकाना लगा लेते ब्लैक मनी का, इसलिए हमने सीक्रेट रखा और एक साथ हमला बोला है सब पर। देखिए अजय जी, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि उनका अपना सोचना सही है, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि देश में सभी लोग बेईमान हैं। बेईमान ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो 20% हैं और उसका 80% पर ये जो प्रभाव पड़ रहा है ये बड़ा गलत प्रभाव पड़ रहा है। लाइन में लगने वाला कोई बेईमान आदमी नहीं, जहांगीराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अरविंद जी, क्या तकलीफ हो रही है, क्या सवाल आपके जहन में आ रहा है? लगता है अरविंद जी को आवाज नहीं जा पा रही है। हेलो अरविंद जी, आप सुन पा रहे? जी हाँ सर। जी पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये हमारे ये मोदी जी ने जो ये कदम उठाए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? इस सवाल पर हमने बात की थी। रईस सिंह साहब, एक बार और, अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा इसका? नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि दोनों असर होंगे, इस पर अच्छा भी असर होगा और बुरा भी असर होगा। सामान्य तौर पर पहले बुरा असर थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन बाद में थोड़े अच्छे संकेत हैं। जैसे हमने कहा था कि घर कुछ सस्ते हो जाएंगे, घर के लिए जो लैंड है वो सस्ती हो जाएगी, बाज़ार में मुद्रा की कमी होगी तो स्फीति कम होगी, यानी चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं दीर्घकाल में।
एक जो सामान्य व्यक्ति है अभी वो उन चीज़ों की पहुंच के पास पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई एक सेक्टर का पतन हुआ, खास करके रियल एस्टेट सेक्टर का, तो उसका प्रभाव उद्योग पर, उसका प्रभाव विनिर्माण पर, उसका प्रभाव सेवा सेक्टर पर नकारात्मक भी पड़ सकता है अगर अच्छी योजनाएं ना बनाई गई। अब तो देखना होगा कि ये दोनों पर असर अच्छे पड़ेगा। और बुरे में से कुल मिलाकर ये किस तरह से सरकार आगे प्लानिंग करती है और कैसे चलती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। सुग्रीव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ गोरखपुर से। सुग्रीव जी, हेलो। सुग्रीव जी, आपके मन में क्या सवाल है? जी सर, बताइए, क्या क्या जानना चाहते हैं आप? जी ये भाजपा वाले क्यों झूठा दिलासा दिला रहे हैं सर कि नोट आपको आगे चल करके आराम देगा, और तत्काल में जो कांड हो रही है, जो लोग पैसा लाइन लगा करके घर पर जो भार पड़ रहा है, मर जा रहे हैं, इसका सरकार क्या जवाब देगी? झूठा आपको लगता है कि झूठा दिलासा दे रहे हैं बीजेपी वाले? सर ये तत्काल में अपने जापान घूम रहे हैं, 20 गाड़ियां लेकर घूम रही हैं और 50-60 लोग साथ में हैं। क्या उन लोगों को 4000 खर्चा है सरकार के पीछे? ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, ये जो परेशानी हो रही है रईस सिंह साहब, क्या आप इनको कोई ढांढस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए गुस्सा इनका जायज़ है और सरकार को इनको ढांढस देने के लिए एक बड़ा ही एक सिमिलर ग्राउंड पर आना चाहिए, सिंपल ग्राउंड पे आना चाहिए। और ये सच है, सवाल उठेंगे ऐसे कि अगर हमें 4000 नहीं मिल रहा है तो आखिर एक बड़ी बड़ी रैली में इतना पैसा खर्च हो जा रहा है, क्या ये नए नोटों से खर्च हुआ होगा या कैसे हो रहा है? लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ हम एक देश के नागरिक हैं और एक नागरिक होने के नाते हमें अच्छे प्रयासों की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, अपेक्षाकृत नकारात्मक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचने या आक्रोश करने की, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो स्वाभाविक है हम अच्छे विकल्पों की तलाश करें, और अच्छा विकल्प यही है कि हमारे पास अगर कोई ऐसी मनी पड़ी है जो हमने डिपॉजिट नहीं की है, वो कहीं जीरो ना हो जाए, इसलिए हम उसको करें। दूसरा, हम जिनको सहयोग कर सकते हैं, हमारे वृद्ध बुजुर्ग जो लाइन में लगे हैं, हम उन्हें पैसा कन्वर्ट कराने में मदद कर सकते हैं, तो हम ये करें। हम तो यही इतना कह सकते हैं, यही सलाह दे सकते हैं। तकलीफ फिलहाल है फौरी तौर पर, लेकिन एक बेहतर कदम है बेहतर भविष्य के लिए, ये भी सरकार का दावा है और रईस सिंह साहब भी इससे भी सहमत हैं। तो अभी की तकलीफ में एक दूसरे के साझेदार बने, एक दूसरे की मदद करें और थोड़ा धैर्य से ही काम लेना होगा। कोई फिलहाल रास्ता भी नहीं है, इस उम्मीद में कि अच्छे दिन इससे आएंगे। चलिए हम सब मिलकर यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रईस सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला। अब बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।